आज की जो क्लास है वो है स्थानांतरित निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। यहाँ पर स्थानांतरित का क्या मतलब है? यहाँ पर स्थानांतरित का मतलब है स्थिर, स्थिर या विराम। यहाँ पर स्थानांतरित का मतलब है स्थिर या विराम। स्थिर या विराम का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में क्या नहीं करती, परिवर्तन नहीं करती। वस्तु अपनी स्थिति में क्या नहीं करती, परिवर्तन नहीं करती। यहाँ पर स्थिर या विराम का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में क्या नहीं करती, परिवर्तन नहीं करती। स्थिति का मतलब होता है स्थान। स्थिति का क्या मतलब होता है, स्थान। स्थानांतरित का मतलब होता है कोई वस्तु किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। स्थिर या विराम, स्थिर या विराम का मतलब होता है वस्तु क्या नहीं करती, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। स्थिति का मतलब होता है स्थान, वस्तु का स्थान। और रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र पढ़ते हैं? रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र पढ़ते हैं? दो निर्देश तंत्र पढ़ते हैं। कितने निर्देश तंत्र पढ़ते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। इसमें रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। दोनों निर्देश तंत्र किस अवस्था में लेने हैं? विराम अवस्था में लेने। किस अवस्था में लेने हैं? विराम अवस्था में लेने। विराम या स्थिर अवस्था में। विराम और स्थिर क्या है? एक ही चीज है। विराम और स्थिर का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में क्या नहीं करती, परिवर्तन नहीं करती। और निर्देश तंत्र का मतलब होता है वस्तु की क्या बताती है, स्थिति। निर्देश तंत्र क्या बताता है? वस्तु की स्थिति बताता है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? वस्तु की स्थिति बताने वाला निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। स्थानांतरित का मतलब होता है कोई वस्तु किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था या विराम अवस्था में। स्थिर या विराम का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में क्या नहीं करना चाहती, परिवर्तन नहीं करना चाहती। स्थिति का मतलब होता है स्थान। हम रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। दोनों निर्देश तंत्र किस अवस्था में लेने हैं? विराम अवस्था में लेने। और निर्देश तंत्र का मतलब होता है वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। अब हमको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। हम क्या मान रहे हैं? पॉइंट पी मान रहे हैं। हमने क्या माना? पॉइंट पी माना। और इस पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। इस पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये व्यक्ति क्या है? यहाँ पे खड़ा है। और इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। ये व्यक्ति क्या बता रहा है? पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। और इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। मतलब ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र कहलाएगा। मान लेते हैं इस व्यक्ति की ये कौन सी एक्स है? एक्स अक्ष है। कौन सी एक्स है? एक्स है। और एक्स दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? एक्स दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो होता है आई कैप। क्या होता है? आई कैप होता है। एक्स दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है? आई कैप होता है। और ये कौन सी एक्स है? ये कौन सी एक्स है? ये वाई एक्स है। कौन सी एक्स है? वाई एक्स है। वाई एक्स में इकाई सदिश क्या होता है? वाई एक्स में जो इकाई सदिश होता है वो होता है जे कैप। वाई एक्स में इकाई सदिश क्या होता है? जे कैप होता है। और ये कौन सी एक्स है? जेड एक्स है। ये कौन सी एक्स है? जेड एक्स है। और जेड एक्स में इकाई सदिश क्या होता है? के कैप होता है। क्या होता है? के कैप होता है। और इस बिंदु को हम क्या देते हैं? मूल बिंदु दे देते हैं, ओ वन। मूल बिंदु ओ क्या देते हैं? मूल बिंदु ओ देते हैं। और ये निर्देश तंत्र, ये क्या है? ये व्यक्ति क्या बता रहा है? पी पॉइंट पे कोई वस्तु विद्यमान है और उसकी क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। मतलब ये क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो ये निर्देश तंत्र क्या इस पॉइंट के क्या पॉइंट बताएगा? क्या बताएगा? इस पी पॉइंट पे कोई वस्तु विद्यमान है तो इसके क्या बताएगा? निर्देशांक बताएगा। तो निर्देशांक क्या बताता है? एक्स कोमा वाई कोमा और जेड कोमा, ये क्या कहलाएंगे? निर्देशांक कहलाएंगे। यहां पर एक्स का मतलब क्या है? अगर ये व्यक्ति मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और ये व्यक्ति क्या आना चाहता है? पॉइंट पी पे जाना चाहता है। ये व्यक्ति कहां जाना चाहता है? पॉइंट पी पे जाना चाहता है। तो ये व्यक्ति कहता है कि एक्स दिशा में एक्स मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। एक्स दिशा में एक्स मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। और वाई दिशा में
y दिशा में y मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। y दिशा में y मीटर की क्या करनी पड़ेगी, दूरी तय करनी पड़ेगी। और z दिशा में z मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तब क्या होगा, ये व्यक्ति पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। ये व्यक्ति पॉइंट पी पे कब पहुंचता है, जब x दिशा में क्या दूरी तय करेगा, x मीटर की दूरी तय करेगा, और y दिशा में y मीटर की दूरी तय करेगा, और z दिशा में z मीटर की दूरी तय करेगा। तब जाके व्यक्ति कहां पहुंच जाएगा, पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। तो ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है कि वस्तु मेरे से कितनी दूर है। ये कौन बता रहा है, ये व्यक्ति बता रहा है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। मान लेते हैं इस निर्देश तंत्र का हम नाम दे देते हैं एस निर्देश तंत्र। कौन सा नाम दे देते हैं, एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र क्या दे दिया, इस ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो मतलब ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। इस निर्देश तंत्र का हमने क्या नाम दिया, एस निर्देश दिया, एस निर्देश तंत्र। और किस अवस्था में, विराम अवस्था में। मान लेते हैं इस निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर है। स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर है। यहाँ पर स्थिति आर वेक्टर क्या है, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर क्या है, यहाँ से मैं आपसे सवाल पूछूं कि आर वेक्टर क्या है। मूल बिंदु ओ से बिंदु पी के मध्य की दूरी, मूल बिंदु ओ से बिंदु पी के मध्य की दूरी। आर वेक्टर क्या है, मूल बिंदु ओ से बिंदु पी के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, आर वेक्टर कहलाती है। आर वेक्टर यहां पर आर सदिश क्या है, आर सदिश क्या है, यहाँ पे आर सदिश है मूल बिंदु ओ से बिंदु पी के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, आर सदिश कहलाती है या आर वेक्टर कहलाती है। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पे और बैठा है, इस पॉइंट पे एक व्यक्ति और बैठा है यहाँ पे, और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। मान लेते हैं ये व्यक्ति की ये कौन सी एक्स मान लेते हैं, एक्स डैश या एक्स प्राइम, और एक्स प्राइम में इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। और ये एक्स हम कौन सी मान लेते हैं, वाई प्राइम मान लेते हैं। कौन सी मान लेते हैं, वाई प्राइम मान लेते हैं। वाई प्राइम में इकाई सदिश क्या होता है, जे कैप होता है। और ये कौन सी एक्स मान लेते हैं, जेड प्राइम मान लेते हैं। कौन सी एक्स मान लेते हैं, जेड प्राइम मान लेते हैं। जेड प्राइम में इकाई सदिश क्या होता है, के कैप होता है। क्या होता है, के कैप होता है। और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, मतलब निर्देशांक बता रहा है। तो निर्देशांक क्या बता रहा है, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। क्या बता रहा है, ये व्यक्ति को क्या निर्देशांक बता रहा है, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। और इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, ओ प्राइम। क्या दे देते हैं, ओ प्राइम, मूल बिंदु। मूल बिंदु। और इस व्यक्ति का स्थिति सदिश क्या होगा, आर वेक्टर प्राइम। मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर प्राइम क्या है, आर वेक्टर प्राइम क्या है। यहाँ पे आर वेक्टर प्राइम क्या है, आर वेक्टर प्राइम क्या है, मूल बिंदु ओ प्राइम, मूल बिंदु ओ प्राइम से बिंदु पी के मध्य की दूरी, बिंदु पी के मध्य की दूरी आर वेक्टर प्राइम कहलाता है। ओ मूल बिंदु ओ प्राइम से बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर प्राइम वेक्टर कहते हैं। दोनों निर्देश तंतु के मध्य की नियत दूरी, हम क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर नोट मान लेते हैं। दोनों निर्देश तंतु के मध्य की नियत दूरी हम क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर नोट मान लेते हैं। आर वेक्टर नोट मान लेते हैं। यहाँ पर आर वेक्टर नोट क्या है, यहाँ पे आर वेक्टर नोट क्या है, आर वेक्टर नोट
दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की नियत दूरी, दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की नियत दूरी है। क्या है? नियत दूरी है। नियत दूरी क्यों है? क्योंकि दोनों जो निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। जैसे मान लेते हैं ये क्या है? आपका घर है, और मान लेते हैं ये क्या है? आपकी कॉलेज है। आप कहाँ जाना चाहते हो? घर से क्या जाना चाहते हो? कॉलेज जाना चाहते हो। मान लेते हैं आपका कॉलेज है 5 किलोमीटर की दूरी पे। कितनी किलोमीटर की दूरी पे है? 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 5 किलोमीटर की दूरी है, क्या परिवर्तन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो आपके जो घर है और स्कूल है किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। दोनों विराम अवस्था में। किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में। जब वस्तु स्थिर या विराम अवस्था में होती है तो वस्तु क्या नहीं करती? अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी? नियत होगी। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या है? दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की नियत दूरी है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की नियत दूरी क्या है? आर वेक्टर है। आर वेक्टर क्या है? दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की नियत दूरी है। और आर सदिश क्या है? आर सदिश मूल बिंदु ओ से बिंदु पी के मध्य की दूरी क्या है? मूल बिंदु ओ से बिंदु पी के मध्य की दूरी क्या है? आर वेक्टर है। और आर वेक्टर प्राइम क्या है? मूल बिंदु ओ प्राइम से बिंदु पी के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? आर वेक्टर प्राइम कहलाती है। और आर वेक्टर नोट क्या है? दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की नियत दूरी क्या कहलाती है? आर वेक्टर नोट कहलाती है। ये तो क्या हो गया? डायग्राम हो गया। क्या हो गया? डायग्राम। अब इसकी क्या लिखनी है? रचना लिखनी है। ये तो ज्यामिति होगी। हम क्या मान रहे हैं? दो निर्देश तंत्र मान रहे हैं। और ये निर्देश तंत्र कौन सा होगा? ये निर्देश तंत्र हम क्या, इस निर्देश तंत्र का नाम दे देते हैं एस प्राइम। क्या नाम दिया? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र या एस डैश। एस डैश बोल दो, एस प्राइम बोल दो, एक ही बात है। तो इसकी हम किस प्रकार से रचना लिखते हैं? माना दो निर्देश तंत्र, माना दो स्थिर निर्देश तंत्र, माना दो स्थिर, माना दो स्थिर निर्देश तंत्र। कौन से दो निर्देश तंत्र है? एस तथा एस प्राइम है। दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु, दोनों निर्देश के मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु ओ तथा ओ प्राइम है। ओ तथा ओ प्राइम है। माना दो स्थिर निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु ओ तथा ओ प्राइम है। एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या है? एस निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या है? एस निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश आर वेक्टर है। क्या है? आर वेक्टर है। तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश एस प्राइम निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर प्राइम है। क्या है? आर वेक्टर प्राइम है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य नियत दूरी क्या है? दोनों निर्देश तंत्र में नियत दूरी, दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की नियत दूरी, दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की नियत
दूरी, नियत दूरी क्या है? आर वेक्टर नोट है। क्या है? आर वेक्टर नोट है। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, y, z तथा x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम है। ये तो क्या हो गई? रचना हो गई। अब हमको क्या लिखना है? इसका गणितीय विश्लेषण लिखना है। अब हमको क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण लिखना है। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में पहले लगानी है स्थिति रूपांतर समीकरण, स्थिति रूपांतरण समीकरण। स्थिति रूपांतर समीकरण की जो परिभाषा है वो वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। स्थिति रूपांतर समीकरण की परिभाषा, स्थिति रूपांतर समीकरण की जो परिभाषा है वो वीडियो नंबर 8 से आपको लिखनी है। कहां से लिखनी है? वीडियो नंबर 8 से। वीडियो नंबर 8 का नाम है रूपांतर समीकरण। क्या नाम है? रूपांतर समीकरण। रूपांतर समीकरण में आपको क्या मिलेगी? स्थिति रूपांतर समीकरण की परिभाषा मिलेगी और निर्देशांक रूपांतर की क्या मिलेगी? परिभाषा मिलेगी और वेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा मिलेगी, त्वरण रूपांतर की परिभाषा मिलेगी और बल रूपांतर समीकरण की परिभाषा मिलेगी और संवेग रूपांतर की जो परिभाषा है वो कहाँ मिलेगी? वीडियो नंबर 8 में क्या मिलेगी? परिभाषा मिलेगी। और वीडियो नंबर 9 में, वीडियो नंबर 9 में आपको क्या मिलेगा? वीडियो नंबर 9 में आपको तो कण का स्थिति सदिश मिलेगा। क्या मिलेगा? कण का स्थिति सदिश। ये आपको देखना है। क्या देखना है? कण का स्थिति सदिश। और आपको इस वीडियो में एक टर्म यूज होगी सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या यूज होगी? सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये क्या करना है? आपको देखना है। सदिश योग का त्रिभुज नियम यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस डायग्राम में यूज में लेंगे। सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। ये आपको कहां पढ़ना है? वीडियो नंबर 9 में क्या करना है? पढ़ना है। वीडियो नंबर 9 में आपको क्या पढ़ना है? कण का स्थिति सदिश, सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सदिश योग का त्रिभुज नियम और कण का क्या पढ़ना है? स्थिति सदिश पढ़ना है। और वीडियो नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है? रूपांतर समीकरण, स्थिति रूपांतर समीकरण की परिभाषा आपको वहां से लिखनी है। वीडियो नंबर 8 से परिभाषा कहां से लिखनी है? वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है? स्थिति रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा आपको वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। इसका क्या कर लेते हैं? गणितीय विश्लेषण कर लेते हैं। और सदिश योग के त्रिभुज नियम आपको कहां मिलेगा? वीडियो नंबर 9 में मिलेगा। तो त्रिभुज, त्रिभुज ओ प्राइम पी में सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये आपको कहां देखना है? ये त्रिभुज आपको किसमें मिलेगा? वीडियो नंबर 9 में मिलेगा। सदिश योग का त्रिभुज, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। ये आपको कहां मिलेगा? वीडियो नंबर 9 में आपको मिलेगा। तो मैं सीधे टर्म लिख रहा हूं। सदिश योग का त्रिभुज नियम आर वेक्टर नॉट प्लस आर वेक्टर प्राइम और आर वेक्टर। ये टर्म आपको तब समझ में आएगी जब आप वीडियो नंबर 9 देखोगे। वीडियो नंबर 9 देखोगे तब ये टर्म क्या आएगी? आपको समझ में आएगी। अगर मैं क्या करूं? यहां से आर वेक्टर प्राइम कॉमन लूं, इधर आर वेक्टर प्राइम को इधर लूं तो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर नोट, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर नोट। ये क्या आएगी? समीकरण 1 आएगी। क्या समीकरण 1 में टी का फंक्शन आ रहा है? क्या समीकरण 1 में टी का फंक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ये समीकरण किस पर निर्भर नहीं करती है? टाइम पर निर्भर नहीं करती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये समीकरण समय अनाश्रित समीकरण हो जाएगी। समय अनाश्रित, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण हो जाएगी। कौन सी समीकरण हो जाएगी? समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण होगी।
समय अनासी रूपांतर समीकरण क्यों होगी? क्योंकि ये जो समीकरण आ रही है, समीकरण नंबर 1, ये क्या नहीं करी, टी पे निर्भर नहीं करी, टी का फंक्शन नहीं आ रहा, टी का फंक्शन नहीं आ रहा, तो ये समीकरण किस पर निर्भर नहीं करती है? समय पर निर्भर नहीं करती है। तो ये कौन सी समीकरण है? समय अनासी रूपांतर समीकरण है। तो समीकरण 1, ये समीकरण किसको प्रदर्शित करती है? स्थिति रूपांतर समीकरण को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो समीकरण 1 रूपांतर स्थिति रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण 1 स्थिति रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। अगली हेडिंग आएगी इसमें निर्देशांक रूपांतर समीकरण। क्या आएगी? निर्देशांक रूपांतर समीकरण, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। कण का स्थिति सदिश, हमने कण का स्थिति सदिश में आर वेक्टर का क्या मान निकाला था? वीडियो नंबर 9 में, वीडियो नंबर 9 में हमने कण का क्या निकाला? स्थिति सदिश निकाला है। आपको क्या करना है? सबसे पहले कण का जो स्थिति सदिश है, वीडियो नंबर 9 देखना है। कौन सा वीडियो देखना है? वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 1 आपको देखना है। वीडियो नंबर 1 में कौन सी टर्म आएगी? ये समीकरण जो 1 है वो कहां से मिलेगी आपको? वीडियो नंबर 9 में मिलेगी। कहां से मिलेगी? वीडियो नंबर 9 में मिलेगी। और ये जो निर्देशांक रूपांतर समीकरण है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण की जो परिभाषा है वो आपको कहां मिलेगा? वीडियो नंबर 1 में मिलेगी। पहले आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। बाद में क्या लिखनी है? आपको गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो गणितीय विश्लेषण, तो अब कण का स्थिति सदिश हम क्या लिखे थे? वीडियो नंबर 9 में कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये टर्म कहां से आई है? ये टर्म आई है वीडियो नंबर 9 में कण का स्थिति सदिश। वहां क्या किया है? आर वेक्टर का ये मान हमने प्रूव किया है। अगर हम आर वेक्टर प्राइम निकाले, क्या निकाले? आर वेक्टर प्राइम निकाले। आर वेक्टर प्राइम निकाले तो एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के और जेड प्राइम के। अगर हम क्या निकाले? आर वेक्टर नोट निकाले। क्या निकाले? आर वेक्टर नोट निकाले। तो आर वेक्टर नोट क्या आएगा? एक्स नोट आई के, वाई नोट जे के और जेड नोट के। ये कौन सी समीकरण आ जाएगी? समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। समीकरण 2 हम कहां रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान हम कहां रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 का मान हम कहां रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 2 का मान किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आर वेक्टर प्राइम एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के। तो एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के बराबर आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के फिर माइनस कोष्टक आर वेक्टर नोट एक्स नोट आई के प्लस वाई नोट जे के प्लस जेड नोट के। हम क्या लगा लेंगे? कोष्टक को खोल देते हैं। एक्स आई के प्लस वाई जे के, वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के माइनस एक्स नोट आई के
माइनस वाई नॉट जे कैप माइनस जे नॉट के कैप। ये क्या है? अब हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और जेड कैप की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे, आई कैप और जे कैप और जेड कैप की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। आई कैप जे कैप और जेड कैप की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। आई कैप जे कैप और के कैप की क्या करेंगे, आई के जे कैप और के कैप की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। फिर तुलना करने पर तो आई कैप कहाँ है, आई कैप एक्स प्राइम के साथ आ रहा है और एक एक्स के साथ आ रहा है और एक क्या आ रहा है, एक्स नोट के साथ आ रहा है। तो एक्स प्राइम आई कैप बराबर एक्स प्राइम एक्स आई कैप, एक्स प्राइम आई कैप बराबर एक्स आई कैप माइनस एक्स नोट आई कैप। तो एक्स प्राइम आई कैप एक्स माइनस एक्स नोट और आई कैप कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्राइम एक्स माइनस एक्स नोट। इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से y प्राइम क्या आ जाएगा, y माइनस वाई नोट आ जाएगा। z प्राइम क्या आ जाएगा, z माइनस जेड नोट आ जाएगा। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 किसको प्रदर्शित करती है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण को प्रदर्शित करती है। क्या ये समीकरण समय पर निर्भर करती है, नहीं करती है? तो ये कौन सी समीकरण होगी, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण होगी। समीकरण 3 किसको प्रदर्शित करती है, समीकरण 3 निर्देशांक रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है, समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली हेडिंग आएगी वेग रूपांतर समीकरण। वेग रूपांतर समीकरण वेग रूपांतर समीकरण वेग रूपांतर समीकरण वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा आपको कहां मिलेगी, वीडियो नंबर 8 पे मिलेगी। वीडियो नंबर 8 पे क्या मिलेगी, वेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा मिलेगी। वहां से क्या लिख रही है, पहले परिभाषा लिख रही है, बाद में क्या लिख रहा है, गणितीय विश्लेषण लिख रहा है। तो वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन। अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है, किसके सापेक्ष कर रही है, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कर रही है, समय के सापेक्ष परिवर्तन कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। तो यहां पर स्थिति क्या है, यहां पर स्थिति क्या है, विस्थापन है। क्या है स्थिति, क्या है, विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है, दूरी का मापन होता है। विस्थापन कब होता है, अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है। अगर कोई वस्तु गतिशील है, वो किस पर निर्भर कर रही है, दिशा पर निर्भर कर रही है, तो उसकी दूरी का मापन किस में होगा, विस्थापन में होगा। अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है और वो किस पर निर्भर नहीं करती, दिशा पर निर्भर नहीं करती, तो उसका मापन किस में होगा, दूरी में होगा। अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, तब कौन सी
कौन सी दूरी होगी? विस्थापन दूरी होगी। अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, वो दिशा पर निर्भर नहीं कर रही है, तो कौन सी मापा लेंगे? हम दूरी का मापा लेंगे। अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है और वो किस पर निर्भर कर रहा है? दिशा पर निर्भर कर रहा है, तो मापन के लिए क्या लेंगे? विस्थापन लेंगे। यहाँ पर स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? स्थिति का मतलब होता है स्थान। तो वस्तु क्या कर रही है? अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है। वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है, किसके सापेक्ष कर रही है? समय के सापेक्ष कर रही है। किसके सापेक्ष कर रही है? समय के सापेक्ष कर रही है। तो यहाँ पे विस्थापन का मतलब होता है, विस्थापन का मतलब होता है कोई दूरी है, मापन है। किसका मापन है? दूरी का मापन है। और स्थिति का मतलब क्या होता है? दूरी का मापन है। तो हम क्या करते हैं? अवकलन रूप देके हम क्या करते हैं? स्थिति के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसके साथ? स्थिति के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यदि हम टी के सापेक्ष क्या करते हैं? स्थिति का अवकलन करते हैं। स्थिति का क्या करते हैं? स्थिति का अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष? स्थिति के सापेक्ष। टी के सापेक्ष स्थिति का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करना है? टी के सापेक्ष। किसके साथ करना है? स्थिति के साथ करना। स्थिति का मतलब क्या होता है? विस्थापन या दूरी होती है। तो समीकरण एक का हम क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। समीकरण एक का क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे तो वेग होता है, अवकलन रूप क्या होता है? वेग का v बराबर डी आर सदिश अपॉन डी टी। डी आर सदिश अपॉन डी टी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अगर हम स्थिति का क्या करते हैं? टी के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर एक का हम क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। किसके सापेक्ष कर देते हैं? टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष हमको क्या करना है? अवकलन करना है। किसका करना है? स्थिति का करना है। समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण एक का टी के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो समीकरण एक डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर माइनस डी अपॉन डी टी आर वेक्टर नोट, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर नोट। डी अपॉन डी टी आर वेक्टर नोट का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कांस्टेंट का मान कितना होता है? 0 होता है। नियत का मान कितना होता है? 0 होता है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी हमने क्या देखी? नियत देखी। नियत क्यों देखी? क्योंकि दोनों जो निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो अपनी स्थिति में क्या नहीं करता? परिवर्तन नहीं करता। तो दोनों निर्देश तंत्र किस अवस्था में? नियत है। दोनों निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। इसलिए दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी क्या होगी? नियत होगी। तो नियत का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे आर डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम और डी अपॉन डी टी आर वेक्टर। तो डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम क्या होगा? वी होगा, वी वेक्टर प्राइम होगा। और डी अपॉन डी टी आर वेक्टर क्या होगा? वी वेक्टर होगा। समीकरण नंबर क्या ये समीकरण टी पे निर्भर कर रही है? ये समीकरण किस पे निर्भर नहीं करती? समय पर निर्भर नहीं करती। अगर समय पर निर्भर करती तो साथ में क्या आता? टी का फंक्शन आता। यहाँ पे टी का क्या नहीं आ रहा है? फंक्शन नहीं आ रहा है। तो ये समय पर निर्भर नहीं करती। तो ये कौन सी समीकरण है? समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण है। और समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण हमने क्या पढ़ा? स्थानांतरित निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण पढ़ा है। तो यहाँ पे एक समीकरण किसको प्रदर्शित करती है? वेग रूपांतर समीकरण को प्रदर्शित करती है। वेग समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 वेग समीकरण 4 वेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। वेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है।
अगली हेडिंग आएगी इसमें 4 नंबर त्वरण रूपांतर समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण परिभाषा आपको कहां से लिखनी है? वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। परिभाषा कहां से लिखनी है? वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। वे त्वरण रूपांतर समीकरण। त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ए वेक्टर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर हम त्वरण का क्या देखें? अवकलन रूप देखें। क्या देखें? अवकलन रूप देखें। अगर हम टी के सापेक्ष वेग का क्या करते? अवकलन करते। टी के सापेक्ष हम क्या करते? वेग का क्या करते? अवकलन करते। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अगर हम टी के सापेक्ष वेग का क्या करते? अवकलन करते तो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब हम क्या करते? समीकरण नंबर 4 का क्या करते? टी के सापेक्ष अवकलन करते। टी के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण की परिभाषा कहां से लिखनी है? आपको वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। समीकरण नंबर 4 का टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dt अपॉन dt, d अपॉन dt अपॉन v वेक्टर प्राइम, v वेक्टर प्राइम बराबर dt अपॉन dt v वेक्टर। तो dt अपॉन dt v वेक्टर क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्राइम हो जाएगा। और dt अपॉन dt v वेक्टर क्या हो जाएगा? a वेक्टर हो जाएगा। क्या ये तथा समय पर निर्भर करती है? समीकरण 5, समीकरण 5 में क्या नहीं आ रहा? टी का फंक्शन नहीं आ रहा। टी का फंक्शन नहीं आ रहा तो ये क्या, कौन से समीकरण है? समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण है। समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण में हमने क्या पढ़ा था? पहला एग्जाम्पल पढ़ा था स्थानांतरित निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। तो ये कौन सी समीकरण है? ये त्वरण रूपांतर समीकरण है। तो समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 त्वरण रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। त्वरण रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है? समीकरण नंबर 5 त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है। अगली हेडिंग आएगी इसमें बल रूपांतर समीकरण। क्या आएगी? बल रूपांतर समीकरण। बल रूपांतरण समीकरण। बल रूपांतर समीकरण। तो बल बराबर क्या होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के जो द्वितीय नियम से है वो बल बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? एम ए। बल बराबर क्या होता है? एम ए होता है। बल बराबर एम ए। अगर हम समीकरण नंबर 5 में, समीकरण नंबर 5 में हम क्या कर देंगे? एम से गुणा कर देंगे दोनों तरफ से। क्या कर देंगे? एम से गुणा कर देंगे। समीकरण नंबर 5 से हमने क्या किया? दोनों तरफ से क्या कर दिया? एफ से गुणा कर दिया। तो एम वेक्टर प्राइम क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर प्राइम हो जाएगा। और एल वेक्टर क्या हो जाएगा? एम एफ वेक्टर हो जाएगा। बल वेक्टर। तो समीकरण नंबर 5 का हम क्या कर देंगे? एम से गुणा कर देंगे। पहले आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। परिभाषा कहां से लिखनी है? वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। बल रूपांतर समीकरण, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 का, समीकरण नंबर 5 का, समीकरण नंबर 5 का एम, समीकरण नंबर 5 को एम से गुणा करने पर, एम से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 5 को एम से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 5 को किससे गुणा कर देंगे? एम से गुणा कर देंगे। तो एम ए वेक्टर प्राइम बराबर एम ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर 5 को हमने क्या किया? एम से गुणा किया। तो एम ए वेक्टर प्राइम बराबर एम ए वेक्टर, एम ए वेक्टर प्राइम बराबर एम ए वेक्टर। तो एम ए वेक्टर प्राइम को हमने क्या लिखा? एफ ए वेक्टर लिखा, एफ ए वेक्टर प्राइम लिखा। और एम
ए वेक्टर को हमने क्या लिखा, एफ वेक्टर लिखा है, एफ वेक्टर लिखा है। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 किसको प्रदर्शित करती है, बल रूपांतर समीकरण को। समीकरण नंबर 6 किसको प्रदर्शित करती है, बल रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। समीकरण नंबर 6 बल रूपांतरण समीकरण को क्या करते हैं, प्रदर्शित। समीकरण नंबर 6 बल रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है। समीकरण नंबर 6 बल रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली हेडिंग आएगी संवेग रूपांतर समीकरण। क्या आएगी, संवेग रूपांतर समीकरण। संवेग रूपांतर समीकरण। संवेग रूपांतर समीकरण की आपको परिभाषा कहां से लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। वीडियो नंबर 8 से सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, संवेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। बाद में क्या लिखना है, इसका गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो यहाँ पे संवेग का मतलब क्या है, सह का मतलब क्या है, सह का मतलब होता है सहती। क्या होता है, सहती। सह का मतलब क्या होता है, सहती। और सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान। सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान। सह का मतलब होता है सहती, सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान। इसका मतलब सह का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं। और साथ में क्या है, वेग का गुणनफल है। द्रव्यमान के साथ क्या है, वेग का गुणनफल है। सह के साथ क्या है, वेग का गुणनफल है। सह का मतलब होता है सहती, सहती का दूसरा नाम होता है द्रव्यमान। और द्रव्यमान के साथ क्या आ रहा है, वेग का गुणनफल आ रहा है। अगर हम द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 में हम क्या कर देंगे, एम से गुणा कर देंगे। समीकरण नंबर 4 से हम एम से गुणा करेंगे तो एम वी वेक्टर प्राइम बराबर एम वी वेक्टर। समीकरण नंबर 4 से हम क्या करेंगे, एम से गुणा करेंगे तो एम वी वेक्टर प्राइम बराबर एम वी वेक्टर। एम वी वेक्टर क्या आ जाएगा, पी वेक्टर प्राइम आ जाएगा। और एम वी वेक्टर क्या आ जाएगा, पी वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, संवेग रूपांतर समीकरण कहलाएगा। तो परिभाषा आपको कहां से लिखनी है, परिभाषा लिखनी है जो वीडियो नंबर 8 है उसमें आपको क्या लिखनी है, संवेग रूपांतर समीकरण की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, बाद में इसका क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 का 4 को एम से गुणा करने पर, एम से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 4 को किससे गुणा कर रहे हैं, एम से गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 4 को एम से गुणा करने पर, एम वी वेक्टर प्राइम एम बराबर एम वी वेक्टर। एम वी वेक्टर प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर प्राइम लिख सकते हैं। और एम वी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर प्राइम लिख सकते हैं। यह समीकरण क्या कहलाएगी, संवेग रूपांतर समीकरण कहलाएगी। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 संवेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। समीकरण नंबर 7 संवेग रूपांतर करती है। ये हो गया पूरा टॉपिक। स्थानांतरित निर्देशांतर यहाँ पे समीकरण 7 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगली क्लास हम क्या पढ़ेंगे, अगला वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। स्थानांतरित निर्देशांतर से अगला वाला एग्जाम है एक समान वेग से गतिशील निर्देशांतर में रूपांतर समीकरण। एक समान वेग से गतिशील निर्देशांतर में क्या पढ़ेंगे, रूपांतर समीकरण पढ़ेंगे।